बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज जो है वो गेस्ट पेपर HSSC पार्ट 1 इंग्लिश फेडरल बोर्ड का पेपर मैं ये आपके सामने लेकर के आया हूँ। पहले भी मैंने जो है वो एक गेस्ट पेपर जो है वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है। ये गेस्ट पेपर जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो कि HSSC पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। तो आप होपफुली कि बहुत ही गौर से सुनेंगे, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इन बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी MCQs का कोई राइट ऑप्शन आपको नहीं आ रहा, पहले तो खुद जो है वो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको सही ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं अपना जो भी क्वेश्चन है या क्यूरी है। तो चलते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, गौर से सुने। और जो है वो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है इससे रेलेवेंट तो आप वो इनबॉक्स में ज़रूर करें। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 एज अ गेस्ट पेपर जो कि मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ, विच सेंटेंस हैज जेरंड इन द फॉलोइंग्स। अब ये यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनके अंदर एक वर्ड जेरंड जो है वो यूज हुआ हुआ है, और कहाँ किस सेंटेंस में यूज है तो आपने ये ढूंढ के बताना। जेरंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, यूजुअली जो है वो ये क्वेश्चन इसमें आता है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स जो है वो पूछी जाती हैं। अब ये 4 स्पेलिंग्स मैंने दी हुई हैं, जाहिर सी बात है 3 जो है वो गलत है, एक सही है, तो आप जो है वो एक राइट ऑप्शन जो है वो इसमें चूज करेंगे। अगर आपको नहीं जो है वो क्वेश्चन आ रहा तो काइंडली आप इनबॉक्स में जो है वो इसके आंसर या राइट चॉइस वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो, इफ वी विन दिस मैच वी कैन नॉट क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, द टाइप ऑफ द सेंटेंस इज। और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो यूजुअली स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस है ये, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। तो काइंडली अपना आंसर इनबॉक्स करें। Here, question number 4, literature that is in the form of prose and describes imaginary events is known as fiction, non-fiction, fantasy और myth। तो आपका क्या जो है वो आंसर है, काइंडली आप इसको भी इनबॉक्स करें। तो ये लिटरेचर के क्वेश्चंस भी जो है वो स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं कि भाई लिटरेचर जो है वो फॉर्म ऑफ लिटरेचर ऑफ प्रोज जिसके अंदर इमेजिनरी इवेंट्स दिए हुए हैं तो वो कौन सा लिटरेचर कहलाएगा। तो इस तरह के जो बेसिक्स क्वेश्चन है लिटरेचर के वो भी आजकल MCQs में शामिल हो चुके हैं। जो आपके SLO बेस्ड क्वेश्चन पेपर उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, द वर्ब इन दिस सेंटेंस इज। तो इसमें जो वर्ब यूज हुआ है सेंटेंस में वो ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है, मॉडल वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। तो वर्ब्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो यूजुअली स्टूडेंट्स को दी जाती है, इसमें से क्वेश्चंस होते हैं, इसकी भी आप तैयारी करें। Question number 6, the snow was a white blanket. This sentence contains A or N, metaphor, personification, simile, anaphora. तो फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो स्टूडेंट से पूछी जाती हैं, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हों या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हों। तो काइंडली आप फिगर्स ऑफ स्पीच ज़रूर पढ़ें, क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच आपकी पोइट्री और मुख्तलिफ और जो लिटरेरी टर्म्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और MCQs के लिए भी। Question number 7 जो है, the sun smiled down on us. This sentence contains metaphor, personification, resolution, simile. Once again ये भी जो है वो figures of speech का question है। figures of speech बहुत ज़रूरी है, इस वजह से मैंने 2 questions आपसे कर लिए हुए हैं। जी, question number 8, the bank dash tomorrow, fill in the blank choosing from the following options। तो ये verbs जो है वो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, और आप कह सकते हैं कि ये टेंसेस का क्वेश्चन है। यानी आप अगर राइट टेंस टुमारो के लिए कौन सा टेंस यूज होता है, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। तो आप राइट ऑप्शन जानते हैं, अगर नहीं जानते तो काइंडली जो है वो इनबॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। Here is the option and MCQs number 9. His devotion impressed everyone. The underlying the noun is collective noun, proper noun, material noun, abstract noun. So you may know the right answer. Here is MCQs number 10. He had a talking parrot. The underlined word is present participle, past participle, gerund, or model. So here were 10 MCQs. Hope you know. Here is the 11th important MCQs for students. He wore a dress of black color
for the evening party. The underlined is, यानी ये जो underlined phrase है, तो ये कौन सा phrase है? Noun phrase है, adjective phrase है, adverb. तो phrases and clauses भी students के लिए बहुत important है, आप इसमें से तैयारी करें. और you have to first, before going for that preparation, you must solve this MCQs as well. Here is 12th MCQs, the final part of a narrative in which the strands of the plot are drawn together and the matters are resolved is called. ये तो आपको पता है कि elements of story बहुत ही important होते हैं. तो ये जो है वो elements of story में से जो है वो ये question है. तो आप क्या है, the final part of narrative in which strands of the plot are drawn together, यानी फाइनली जो है वो प्लॉट, हम जो है वो सारी जो स्टोरी है उसको इकट्ठे कर रहे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कैथारसिस कहते हैं, क्लाइमैक्स कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, डिन्यूमा कहते हैं. सो राइट द राइट आंसर हेयर. अगर आप नहीं जानते इसके एमसीक्यूज, तो काइंडली आप इनबॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं. Here is question number 13. The philosophy that forms the base of the story is called. Again, once again, ये question भी जो है वो आपका basis of the story और elements of the story इसमें से है. MCQs number 14. She will have recovered by now. Which tense has been exemplified by this sentence? Present perfect continuous, future perfect continuous. जी, तो MCQs number 15. Reading tired him. The underlined word is gerund, present participle, adverb, verb. तो ये parts of speech का question है. Hope you know this. MCQs number 16. Many trees fall in the monsoon. The underlined verb is, अब ये fall जो है वो कौन सा verb है? Verb तो है मगर कौन सा verb है? Transitive verb है, intransitive verb है, modal है, linking verb है. And here is MCQs number 17. He started dash 6 dash the morning. Fill in the blank by choosing from the following. अब ये आपका जो क्वेश्चन है MCQs है, ये आपका आर्टिकल्स में से है. तो यहाँ पे जो है वो सॉरी prepositions में से है. तो यहाँ पे कौन कौन सी दो prepositions जो है वो पेयर ऑफ prepositions हैं. तो ये कौन सी prepositions यहाँ पे आएंगी? Here is MCQs number 18. His car is struck dash tree. You can still see dash mark on dash tree. So ये जो है वो articles question. I hope you know this. MCQs number 19. Kaleem had taken his watch out of his pocket and was looking at the watch uneasily, shaking it every now and then and holding it to his ear. Choose a suitable inference. So inferences का question जो है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो आते हैं. इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं? यानी आप की ये स्टेटमेंट आपको ये एक दी हुई है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे ए बी सी डी यानी 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, यानी आप इस स्टेटमेंट से क्या मायने अखज करते हैं, तो आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना होगा. जी, लास्ट एमसीक्यूज यहाँ पे. शी वाज कास्ट डाउन बाय हर exams results as she failed to score good numbers. The underlying phrasal verb means demoralized, upset. Once again, ये आप synonym यानी meanings of the words में से क्वेश्चन है. तो होपफुली स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड. ये हमारे एमसीक्यू से आ जाते हैं. हम अपने सब्जेक्टिव पार्ट पे ये मैंने यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है इंग्लिश कंपलसरी, ताकि आपको एग्जैक्ट पता लग सके कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर ये जो है वो एग्जैक्ट जो है वो स्केच मैंने दिया हुआ है यहाँ पे. जी, तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हों या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हों, दोनों को दी जाती है. और ये जो है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है. होपफुली कि ये यहाँ पे बहुत ही क्लियर होगी आपके रीडिंग के लिए. ये यहाँ से शुरू होती है और ये यहाँ तक. आप इसको गौर से पढ़ें और इसको सॉल्व करें और मुझे जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप अपने आंसर्स जो है वो मुझे भेज सकते हैं. अच्छी बात यही है कि पूरा आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें और इसके बाद भेजें, तो वो ज़्यादा जो है वो अच्छा होगा. यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है जो कि समरी पूछी जाती है, यानी ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसकी समरी क्या है, और इसके 7 मार्क्स होते हैं. ये 7 + 1 1 का मतलब होता है कि आपने इस टेक्स्ट
को एक सुटेबल टाइटल देना है और 1 मार्क जो है वो उसका, यानी टोटल मिला के 8 मार्क्स। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको जो है वो 5 ईच मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। 8 + 5 = 4, यानी 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने और 5 मार्क्स उसके ईच के, मगर पहला जो क्वेश्चन है कंपल्सरी भी और इसके 8 मार्क्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। तो आपके 2 2 2 यानी 6 मार्क्स होते हैं और 2 जो है वो स्टैंजाज आपको दी जाती हैं। एक स्टैंजा ये दी हुई है, ये इसके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आपको मैं बता चुका हूँ। एक तो आप ज़रूर जो है वो रीड करें, जो ज़रूरी चीज़ें हैं। एक तो आप पोएम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। एक तो इसमें से क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो बिल्कुल ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोएम, हाउ डू द लाइन्स ऑफ द पोएम रेफर हेल्पलेसनेस बिफोर टाइम। यानी आप अगर इसको पढ़ के मायने डिड्यूस करेंगे तो आप जो है ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे देखें, ये सिंबलिज्म क्या होता है, आप बेसिस ऑफ पोइट्री को जरूर पढ़ें। व्हाट डू ग्रेन्स ऑफ सैंड सिंबलाइजेस। तो ये भी तकरीबन जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे अगर आप पोएम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और समझ आते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप बखूबी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इन विच द onomatopoeia is used, in which line the onomatopoeia is used। तो onomatopoeia is actually poetic devices। तो इस किस लाइन में onomatopoeia जो है वो दिया हुआ है, आप बताएंगे कि इस लाइन में जो है वो ये फिगर ऑफ स्पीच, ये जो है वो पोएटिक डिवाइसेस दी हुई है। काइंडली इसको सॉल्व करें और आपको ऑप्शन दी हुई है, यानी आप या तो ये जो है वो स्टेंजा सॉल्व करें, ये इसके क्वेश्चंस हैं, और इसमें ऑप्शन आपको ये है कि या आप ये वाली जो स्टेंजा इसको सॉल्व करें और इसके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। आई ऑलवेज आस्क यू कि आपको राइमिंग वर्ड्स, अब यहाँ पे ये देखें इसमें से ना ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। मैं इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। बाद दफा स्टूडेंट्स राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड्स में कोई फर्क नहीं कर पाते। अब यहाँ पे देखिए, राइट डाउन 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये 2 वर्ड शेकिन एंड मार्क। अब यहाँ से आपने इनके राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं या लिखने हैं। अच्छा, बाद दफ़ा राइमिंग स्कीम इज समथिंग डिफरेंट। राइमिंग स्कीम का मतलब ये होता है कि ये जो स्टैंजा है, इसके ये जो लास्ट वर्ड्स हैं ये हम आवाज़ हैं, तो वो आपने ढूंढ के लिखने होते हैं, और वो भी ABC, CD, DD, इस तरह की जो है वो एक स्कीम होती है। और वो स्कीम जो है वो आप ज़रूर सीखें कि वो किस तरह से जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। और ये अगर आप स्कीम भी सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो है वो बेसिस ऑफ पोइट्री मेरा लेक्चर दिया हुआ है, उसमें मैंने बखूबी ये राइमिंग स्कीम किस तरह दी जाती है वो मैंने सिखाई हुई है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे जो है वो राइमिंग स्कीम का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स, यानी ये 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इनके हम आवाज़ अल्फाज जो है वो यहाँ पे देने हैं। हर एक के जो है वो आप देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज पोएट्स डेफिनेशन ऑफ लव। आप जाहिर सी बात है ये पोएम पढ़ेंगे, स्टैंजा पढ़ेंगे, वहां से ये आप आंसर डिड्यूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज पोएट कंपेयर लव विद एन एवर फिक्स्ड मार्क। तो ये भी आपके अंडरस्टैंडिंग है कि आप स्टैंजा को समझ के इसका आंसर जो है वो ड्रॉ करें। तो ये जो है वो पोएट्री का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जो कि 1 एक्ट प्ले आप पढ़ रहे हैं, इसमें से है। आप अगर जो है वो ये क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, इसके बेसिस पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा लेक्चर जो है वो एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी या एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें। इसमें आपके जो है वो बेसिस ऑफ स्टोरी या बेसिस ऑफ ड्रामा और स्टोरी आपको मिल जाएंगे, वो पढ़ें। इसके बाद अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी पे आ जाते हैं। 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका, और इसमें CV आपको अटेम्प्ट करने के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। स्टूडेंट्स अगर 5-6 तरह के CV पैटर्न्स बना लेते हैं तो इनके लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, बहुत ही आसान आप लोगों के लिए हो सकता है। 8 मार्क्स हैं और बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं इसके।
राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। तो आपका ये जो है वो यानी आपको यहाँ पे ये ऑप्शन है, या तो आप सीवी ड्रॉ करें या आप एक एप्लीकेशन लिखें, तो कोई भी आप एक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ए इलस्ट्रेट करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस इन एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय करेक्ट रीराइटिंग देम। अब यहाँ पे आपको ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इन सेंटेंसेस में आपने रीराइट करना है, और ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं कि कौन सा राइट जो है वो इसमें वर्ब जो है वो यूज करेंगे, ताकि हम राइट टेंस जो है वो ड्रॉ कर सके। और आपने ये देखिए, आपको ऑप्शंस हैं, आपके पास 8 सेंटेंसेस हैं और आपने कोई भी 6 करने हैं, और 6 मार्क्स हर एक सेंटेंस। रीराइट करना है स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ एक वर्ड जो है पुट कर देते हैं, यहाँ पे ये पुट नहीं करना, रीराइट करना है, क्योंकि अपने कंप्लीट टेंस जो है वो लिखना होता है, चेंज करना होता है। इस वजह से इसको रीराइट करके जो सेंटेंस आप सही कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ए दे करके नीचे जो है वो आप लिखेंगे भाई ए, और आप उसमें करेक्शन देंगे। एग्जैक्टली ये सेंटेंस आप नहीं देंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप सिर्फ जो है वो जो सही सेंटेंस होगा इसका, ये ऑप्शंस यहाँ पे बैकआउट या बैकअप, कौन सा जो है वो राइट ऑप्शन यहाँ पे पुट होगा, और सेंटेंस सही करके आपने लिखना है। तो आपके 6 मार्क्स ये हैं। इसके बाद नंबर बी, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द पैरेंथेसिस एनी 6। अब ये भी यहाँ पे देखें, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब्स दिए हुए हैं, तो ये कौन सा टेंस यहाँ पे यूज्ड है, अकॉर्डिंग टू द टेंस आपने इसको वर्ब, भाई वेट होगा, वेटेड होगा, हैज वेटेड होगा, हैव वेटेड होगा, क्या होगा करेक्ट। तो ये भी आपने 6 करने, यहाँ पे 7 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपने कोई भी 6 करेक्ट करने, और 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस। पैराग्राफ आपको ये दिया हुआ है और इसमें 4 मिस्टेक्स हैं, आप डिटेक्ट करें, एरर्स डिटेक्ट करें। और ये आपने क्वेश्चन पेपर में ये पैराग्राफ नहीं लिखना, आपने करेक्ट पैराग्राफ लिखना है, और जहां जहां पे मिस्टेक्स हैं वहां पे आपने वो मिस्टेक्स या तो बोल्ड लेटर से लिखें पैराग्राफ में, या उसको अंडरलाइन कर दें कि यहाँ पे ये मिस्टेक थी, मैंने करेक्ट की हुई है। तो आपके 4 मार्क्स जो है वो इसके बन जाते हैं। आपके ये देखें, क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है, उसमें ए बी सी दिया हुआ है, और ये कंप्लीटली जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 6 6 एंड 4, यानी ये 10 एंड 6 16 मार्क्स आपके प्योरली आपके ग्रामर के जो वो मार्क्स हैं। तो ग्रामर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट लेवल पे, क्योंकि एमसीक्यूज में भी आपने देखा कि बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चंस दिए हुए थे, और यहाँ पे भी। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, राइट अ लेटर टू द डिप्टी कमिश्नर। तो ये लेटर जो है वो दिया हुआ है, और इसके आपको 8 मार्क्स मिल रहे हैं। लेटर राइटिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लेटर राइटिंग जो है वो इसकी होपफुली आपकी प्रिपरेशन होगी। अगर लेटर राइटिंग की प्रिपरेशन नहीं है, तो आप ये जो है वो लेक्चर भी मेरी चैनल में जो है वो मैंने दिया हुआ है कि लेटर राइटिंग किस तरह से लेटर्स जो है वो लिखते हैं, आप वहाँ पे दे सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो लिंक इसका मिल जाएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। अब ये ट्रांसलेशन करनी है, मगर यहाँ पे ठहरे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपका 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, या तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में, या आप राइट अ डायलॉग बिटवीन टू पर्सन्स अबाउट द क्रेज ऑफ टिकटॉक अमंग द यंगस्टर्स। तो ये आप दो जो है वो दोस्तों के दरमियान में जो है वो एक डायलॉग बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ही आसान है, या तो आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेशन भी इजी है। अगर आप ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते, कहीं पे कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा, हिंट मेरी यही है, टिप्स मेरी स्टूडेंट्स के लिए यही है, अगर नहीं आ रहा तो आप लीव इट, आप डायलॉग कर सकते हैं। डायलॉग जो है वो आप खुद से बनाएंगे, और टिकटॉक के हवाले से आपने सिर्फ बात करनी है, सेंटेंसेस बनाने हैं, और आपने 1 से 1.5 पेज जो भी स्पेस जो है वो ई शीट के अंदर दिया हुआ है, आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो आपके ये 8 मार्क्स इसके दिए हुए हैं। Hopefully, students, you have understood this guest paper for the students of first year. Hopefully, this was helpful for all of you. Thank you very much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.